चीनी का जल में बना शरबत मीठा होता है, जबकि चीनी जलने पर कड़वी हो जाती है। बच्चों, आप सभी ने चीनी का शरबत तो ज़रूर घर में बनाया होगा। चीनी को पानी में घोल देने से चीनी का शरबत बन जाता है। पर ध्यान रहे बच्चे, हमें चीनी का शरबत बनाना है, ना कि नींबू का शरबत। जैसे कि जनरली आप लोग करते हैं घरों में, नींबू के शरबत में नींबू, चीनी, पानी तीनों घोलते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रयोग के लिए हम सिर्फ चीनी और पानी को घोलेंगे इस प्रकार से। हमने यहाँ एक बर्तन में चीनी और पानी को घोला है। ये एक विलयन बन गया है। बच्चों, इसको जब हम चखते हैं या इसका हम अगर स्वाद लेते हैं तो इसमें अभी भी चीनी के गुण विद्यमान हैं। ये अभी भी स्वाद में मीठा है। तो यानी कि इस परिवर्तन में अभी भी पदार्थ के गुण मौजूद हैं। और आप तो जानते ही हैं कि भौतिक परिवर्तन के बाद जो भी पदार्थ हमें मिलता है, क्योंकि कोई नया पदार्थ हमें प्राप्त होता नहीं है, केवल उसके रूप में, आकार में या रंग में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन तो हुआ है क्योंकि चीनी पानी में घुल चुकी है और ये एक चीनी का शरबत बन चुका है। लेकिन इस परिवर्तन में चीनी के जो भी गुण हैं वो अभी भी हमें मिलते हैं। तो ये यानी कि चीनी का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। अगर हम इसे गर्म करें, काफ़ी देर तक गर्म करें, तो हमें चीनी पुनः प्राप्त हो जाएगी। इसके विपरीत अगर हम चीनी को सीधे ही गर्म करते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमने थोड़ी सी चीनी को लिया है और सीधे इसे गर्म कर दिया है, तो ये बदल गया है चीनी के कैरेमल में। इस तरीके से देखिए, एक रासायनिक सूत्र में हम देख सकते हैं, ये देखिए चीनी का सूत्र है और इसको हमने गर्म किया है तो हमें एक कार्बन का रूप मिला और पानी जो कि उड़ गया है। तो ये जो हमें मिला है ये है चीनी का कैरेमल। क्या आप इसको पुनः चीनी में परिवर्तित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जो कि रासायनिक परिवर्तन में होता है। हमने पढ़ा था पिछले भाग में कि रासायनिक परिवर्तन में जब किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो हमें एक नया पदार्थ मिलता है जिसे हम पुनः अपनी पहली वाली स्थिति में नहीं बदल सकते हैं। तो यानी कि चीनी का जलना, चीनी को हमने सीधे जला दिया है और चीनी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। हो सकता है बच्चों आपके मन में विचार आ रहा है कि चीनी की चाशनी को जब हम गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, तो हमें चीनी पुनः प्राप्त हो जाती है। तो आपकी जिज्ञासा के लिए हम बता दें कि चीनी की जो चाशनी होती है वो भी चीनी और पानी का ही मिश्रण होता है। चीनी और पानी को हम गर्म करते हैं तो वो चीनी की चाशनी बन जाती है। यहाँ पे चीनी की चाशनी को भी जब हम गर्म करेंगे तो वो चीनी में हमें परिवर्तित हो जाती है। यानी कि चीनी की चाशनी का गर्म करना वो क्या है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन सिर्फ चीनी का जलाना, हमने यहाँ पे क्या लिया था? सिर्फ चीनी। चीनी को अगर हम सीधे गर्म करेंगे तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें हमें एक नया पदार्थ चीनी का कैरेमल मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको इस उदाहरण से भी थोड़ा सा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं समझ में आया होगा। ये उदाहरण आपकी पाठ्यपुस्तक में दी हुई है और साथ ही साथ इस उदाहरण को आप अपने घरों में भी करके देख सकते हैं कि चीनी का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि चीनी का जलना वो है रासायनिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं और आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन, जबकि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। अगर आपने कभी किसी लोहार को लोहे को गर्म करते हुए देखा हो, जब लोहा बहुत गर्म होता है तो उसका रंग बदल जाता है, वो लाल रंग का हो जाता है। यानी कि यहाँ परिवर्तन तो हुआ ही, लोहा काले रंग का होता है, उसको हमने गर्म किया तो वो लाल रंग में परिवर्तित हो गया। लेकिन पुनः जब लोहा ठंडा होता है तो वो फिर से अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, यानी कि वह फिर से काले रंग का दिखाई देता है। अगर कभी घरों में भी आपकी माताएं बहनें जब भी खाना पकाती हैं और आपने ध्यान दिया हो कि अगर कभी तावा ऐसे ही आंच पे छूट गया हो और काफ़ी देर तक गर्म हुआ हो, तो आप देखेंगे वो हल्के हल्के लाल रंग का दिखाई देने लगता है। और लेकिन जब वह फिर से ठंडा होता है तो वो फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तो यानी लोहे का गर्म होना जो होता है वो एक भौतिक परिवर्तन है। इसी तरीके से लोहे को जब हम गर्म करते हैं, किसी भी धातु को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी आकृति में भी परिवर्तन होता है, उसमें थोड़ा सा प्रसार होता है। ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन का प्रयोग हम अपने दैनिक उपयोग में भी करते हैं। जिस प्रकार से अगर आपने ध्यान दिया हो कभी
फावड़े की तरफ अगर आपने देखा हो तो फावड़े में एक लकड़ी का हत्था लगा होता है। जब हम काम करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि कितनी भी ज़ोर से हम फावड़े को चलाएं लेकिन उसमें से जो लकड़ी का हत्था होता है वो निकलता नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जब हम लोहे का ये जो फावड़ा है, इसके ये जो गोल नुमा वाला भाग है, इस भाग को हम गर्म करते हैं और गर्म करने पे जैसा कि होता है धातुओं में थोड़ा सा प्रसार होता है, उसकी आकृति थोड़ी बढ़ती है, थोड़ा सा वो बढ़ जाता है और उसमें हम लकड़ी के इस हैंडल को, ये जो लकड़ी का हैंडल है, इसको हम यहाँ पर फिट कर देते हैं और जब फिर से लोहा ठंडा होता है तो वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है और जो लकड़ी का हत्था है वो उस लोहे के गोल नुमा वाले भाग में अच्छे से फिट हो जाता है। तो इस भौतिक परिवर्तन का हम अपने ही दैनिक जीवन में बहुत तरीके से उपयोग करते हैं। इसके विपरीत लोहे में जंग लगना वो एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे को में जंग लगी हुई तो आपने कई बार देखा होगा। ये देखिए बच्चों, एक हमने यहाँ पे लोहे की रॉड ली हुई है। अगर इसको आप कपड़े से इस तरीके से पोंछिए तो इस पे आपको एक ये भूरा सा पदार्थ दिखाई देता होगा। यही जो ये भूरा रंग है, लाल, भूरा या मटमैला, जो भी रंग आपको इसमें दिखाई दे रहा है, यही होती है लोहे की जंग। अब ये लगती कैसे है? लोहे पे जो जंग लगता है, लोहा जब पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। ऑक्सीजन उसे कहाँ से मिलती है? हमारे चारों तरफ जो वायु है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, ये आप सभी जानते हैं। तो जब लोहे का संपर्क जल और ऑक्सीजन दोनों से होती है तब जो होता है, जो लोहा, जो हमारा आयरन होता है, वो आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये जो आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड जो होती है वो लोहे पे एक परत की तरह दिखाई देती है। यही हम आम भाषा में इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसे पुनः लोहे में परिवर्तित करना आसान नहीं है। आप सोचोगे कई बार आपके घरों में लोहे के बर्तन होते हैं, जैसे तावा, कढ़ाई, उन सब में भी थोड़ी बहुत जंग लग जाती है, लेकिन आप उसे साफ़ करते हो तो वो साफ़ हो जाती है। पर ऐसा नहीं है बच्चे। जब हम लोहे में लगी हुई जंग को साफ़ करते हैं तो उसके साथ साथ लोहे के भी कण जो होते हैं वो निकल जाते हैं। यानी कि जो लोहे की, जो हमारी जो धातु की जो है, उसका वजन कुछ ना कुछ कम हो जाता है। वो जंग के कारण होता है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि विश्व में लोहे में जंग लगने के कारण बहुत हानि होती है, क्योंकि लोहे का उपयोग बहुतायत से होता है। लोहे के पुल बनते हैं, लोहे के बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं। लोहे का जो जहाज होता है, अब जैसा कि हमने कहा कि लोहे में जो जंग लगती है वो जल और ऑक्सीजन दोनों के साथ होने से लगती है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक अनुपस्थित हो, यानी कि कोई भी एक चीज़ उपस्थित ना हो, तो लोहे में जंग नहीं लगती है। और पानी का जहाज तो आधा, उसका थोड़ा हिस्सा जो होता है वो जल में होता है। इसी कारण बच्चों, जो लोहे का जो जहाज होता है, इसके कई पार्ट, कई भागों को हर साल बदला जाता है और उसमें बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं ताकि उनमें जंग ना लगे। क्योंकि जो पानी के जहाज होते हैं वो अधिकतर समुद्र में चलते हैं और समुद्र का पानी खारा होता है, उससे बहुत से तरीके के लवण मिले होते हैं जो कि लोहे में जंग लगने में बहुत ही सहायक होते हैं। लोहे की वस्तुओं में अगर हम पेंट लगा दें या ग्रीस लगा दें तो इससे लोहे में जंग लगने से बचाव हो सकता है। इसीलिए हमेशा जब भी लोहे के दरवाजे लगते हैं या लोहे की खिड़कियां लगती हैं या लोहे का कोई भी सामान हम प्रयोग में लाते हैं तो उस पे पेंट या ग्रीस लगा दी जाती है, जिससे कि वो जंग लगने से बचे रहें। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि आपके घरों में स्टील के बर्तन का प्रयोग होता है। स्टील के बर्तन जो होते हैं वो कई धातुओं से मिलकर के बने होते हैं, जिससे कि उनमें जंग ना लग सके।